यार मेरा निश नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज एक बार फिर हम एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो रिसेंट में भी घटित हो रही है, रसिया और यूक्रेन पे हमारे साथ राजीव कुमार जी के साथ चर्चा हो रही है। आइए हम कुमार जी को नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। राजीव कुमार जी, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं और इसका अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर भारत के संदर्भ में? रूस के विखंडन के बाद दशकों तक एक व्यक्ति रूस की गद्दी पे काबिज रहा, पुतिन विखंडन के बाद रूस के पुनर्निर्माण में लगे रहे। आज कोरोना के बाद विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका के सामने चीन अपनी चुनौती स्थापित की। रूस एक मुख्य साक्षी की तरह देखता रहा, क्योंकि वह पुराना रूस नहीं रह गया था। तो सबसे पहली बात है कि विश्व शक्ति के रूप में रूस अपने को पुनर्प्रतिष्ठापित करना चाह रहा है। यह रूस के गौरव की बात है। तो एक समर्थ नेतृत्व जब किसी देश को मिलता है और एक दीर्घकालीन समय तक एक पुतिन जैसा समर्थ व्यक्ति जब काबिज रहता है किसी देश पे, तो वह उस गौरव की पुनर्स्थापना भी करना चाहता है, जिसके लिए रसिया जाना जाता था। सामरिक दृष्टिकोण से इसका दूसरा मायने आता है कि रूस आज भी कुछ मामलों में विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। तो उसकी इस सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करना है। तीसरी बात दुनिया का बाजारवाद है कि ये लोग हथियार के सौदागर हैं, रूस और अमेरिका। अगर विश्व में तनाव नहीं हो, युद्धजन्य स्थितियां नहीं हो, तो उनके हथियारों को खरीद कौन करेगा? तो विश्व में इस तरह के वातावरण को सृजित करना अमेरिका, रूस, चीन जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों की आवश्यकता है। और विखंडित रूस को फिर से धीरे धीरे एक सबल स्वरूप के रूप में उभारने के क्रम में उसका विस्तार भी आवश्यक है। तो इसमें जो खंडित रूस है उसको धीरे धीरे एकीकृत करने का प्रयास भी रूस के तरफ से किया जा रहा है। इस प्रयास में ही यूक्रेन के साथ जो हो रहा है, अंतिम बात यह है कि रूस और नाटो देशों के बीच में यूक्रेन एक बफर स्टेट के रूप में है और वह नाटो में सम्मिलित होना चाहता है, जिससे रूस को चुनौती मिल सकती है। तो इस संभावित खतरे को देखते हुए वह नहीं चाहता है कि नाटो का वो पार्ट बने, और जो बफर स्टेट की स्थिति है नाटो और रूस के बीच की, वो वह ख़त्म कर देना चाहता है कि वह सीधे नाटो देश के साथ उसकी सीमाएं जुड़ जाए, कि भविष्य में उसे किसी तरह की चुनौती का सीधे सामना करना पड़े, उसमें किसी तरह का किंतु परंतु उसके सामने नहीं। अच्छा, जब ये बात है तो रसिया जो अभी पुतिन ने एक्शन लिया कि यूक्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो उसका कौन सा रणनीति का पार्ट है? जिन क्षेत्रों पर रूस कब्जा करना चाहता है उन क्षेत्रों में रूसी जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है और उसे वो अपना स्वाभाविक क्षेत्र मानता है, इसलिए उस पर वो हक जमा रहा है। और धीरे धीरे यह पूरे यूक्रेन को निगलने का प्रयास है। और दूसरी तरफ विश्व में अपनी सत्ता स्थापित करना। तीसरी बात हथियारों की बिक्री। हाँ, लेकिन इन सबों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की रूस की दौरा, और दौरे के दौरान ही रसिया द्वारा यूक्रेन पे हमला, ये क्या संकेत दे रहा है और खासकर भारत के संदर्भ में इसका क्या प्रभाव? पाकिस्तान का कहीं कुछ बनता नहीं है। वो तो एक पहले से नियोजित कार्यक्रम था, जिसके तहत इमरान खान टूर में गए।
और एकाएक वहाँ युद्ध की स्थिति हो गई, तो उससे उन्होंने न दौरा कैंसिल किया और न उससे उसका कोई ताल्लुक है। नहीं। और अफ़गानिस्तान के सिलसिले के बाद, हुँ, हुँ। अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से और रूस जो है पहले, रूस की पराजय अफ़गानिस्तान के क्रम में, हुँ, हुँ। रूस की पराजय जो हुई, उसे रूस भूला नहीं है। और आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में एक शक्ति के रूप में उभरा है, चीन की सरपरस्ती से, और अमेरिका भी वहाँ से वापस चला गया। तो इस चीज़ का दंश रूस में हमेशा रहा है, और रूस इस कारण उस स्थिति में, क्योंकि अफ़गानिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है रसिया के लिए, कि रूस से सटा हुआ वो देश है। दूसरी बात है, आज के परिप्रेक्ष्य में जो लिथियम है, जो वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, उसको जो है उसको लेकर और यूरेनियम को लेकर अफ़गानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश हो जाता है। और अगर लिथियम और यूरेनियम को देखा जाए, तो उस पर हर देश की सीधी दृष्टि होगी कि उस पर कब्जा किया जाए, और उस पर कब्जा करने का मतलब है कि अरब देशों में निर्भरता कम हो जाना। कम हो जाएगा। तो आज के भविष्य की मांग है लिथियम और यूरेनियम शक्ति के संसाधन के रूप में। तो इसलिए रसिया उन क्षेत्रों पर और ओपेक क्षेत्रों पर भी उसकी नज़र एक है, और वो चाहता है कि अमेरिका की उस पर पकड़ कम हो। इस नाते भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में वो अपना डोमिनेशन और चीन के प्रसार को रोकना विश्व शक्ति के रूप में वो चाहता है। इसलिए उस क्षेत्र को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी विश्व शक्ति के रूप में पहचान बनी है। इस कॉन्फ्लिक्ट जो वार हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, इसमें भारत का क्या भूमिका होनी चाहिए? अभी जो वर्तमान भूमिका है, क्या वो सही दिशा में भारत अब भारत के 20,000 छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, यूक्रेन में? 20,000 यूक्रेन लोग। हुँ। तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि हमारे जो नागरिक हैं, जो लड़के हैं, जो भारत के भविष्य से जुड़े हुए हैं, और ये वहाँ मेडिकल पढ़ने ज़्यादा बहुतायत संख्या में जाते हैं, तो उनको वापस लाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। दूसरी तरफ ये है कि अगर नाटो और रूस युद्ध में संलग्न हो जाते हैं, तो एक विश्व युद्ध की स्थिति होगी, और यह कभी भी किसी भी माने राष्ट्र नायक के लिए जो है उचित नहीं है कि वह इसकी हिमायत करे। वह इसका विरोध ही करेगा कोई भी राष्ट्र नायक, और चाहेगा कि विश्व में शांति बहाल हो। तो हमारी तो पहली प्राथमिकता के अनुरूप भारत सरकार ने जो कदम उठाया है कि हम यूक्रेन में शांति चाहते हैं। सबसे पहला प्राथमिकता है कि 20,000 लोग को हम निकालें। फिर स्थिति आती है कि युद्ध की स्थिति क्या होती है, उस अनुरूप भारत अपना निर्णय लेगा। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप, बदलते हुए हालात के अनुरूप भारत अपना पक्ष रखेगा। लेकिन अभी तो प्रथम वरीयता है कि यूक्रेन में से अपने लोगों को निकाला जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे अपना विचार दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।